गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। हम लोगों ने यही फाइंड आउट किया था ना, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर अ स्फेरिकल मिरर। हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया। अब आगे जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो टॉपिक आपका है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द मिरर, गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, या दर्पण की हम आवर्धन क्षमता पढ़ने जा रहे हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता से मतलब निकाला जाए तो आप देखिए क्या है, दर्पण की आवर्धन क्षमता से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का, इस बंदे का एक फोटो बनता है। मैं सीधा ही बना रहा हूँ, जैसा आप शीशे में देखते हैं। ये अभी पूछा जाए, सपोज करिए पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, और इसका ये क्या है, इमेज है। अब पूछा जाए कि बताइए जो ये व्यक्ति है इसके कंपैरिजन में जो इसका इमेज बना हुआ है, ये इसका क्या, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, दोनों की साइज के बीच क्या रिलेशन होगा। तो आप सीधा बोल सकते हो कि जो ये व्यक्ति है उस व्यक्ति की फोटो जो बनी हुई है यह उसकी कितनी है, आधी है ना। मतलब यहाँ पे कंडीशन आया, ये मैंने यहाँ पे मिरर लिया हुआ है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई मिरर ले लिया है, एक मिरर ले लिया है कोई, उस मिरर के थ्रू मैंने इसका इमेज बनाया। तो आपने बताया कि इसकी जो व्यक्ति है उसके कंपेयर में उसकी जो इमेज है उसकी साइज की कितनी है, आधी है। ये जो आधी है तो भी अपनी बताया कितना है, तो अपने कहा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, पर्सन मतलब यहाँ पे हम यदि स्फेरिकल मिरर के लिए बात करें तो ये ट्रीट कर रहा है कैसे, एज अ ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह काम कर रहा है। और यदि ये एक वस्तु है और ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वह वस्तु का कितना है, आधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिरर हमने यूटिलाइज किया है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है, जो वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता है, जो प्रतिबिंब प्रदान करने की क्षमता है, वो कितनी है, 1/2 है। तो आवर्धन क्षमता का मतलब यही है कि वस्तु के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है। जो भी हम स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं वह इमेज कितना बड़ा बना रहा है या कितना छोटा बना रहा है, किसके कंपेयर में, वस्तु के कंपेयर में। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो यह बताए उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द मिरर। जरा इसके डिफिनीशंस को आप देखिए, अभी आपको और क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। यही तो मैंने कहा कि भाई प्रतिबिंब की लंबाई मतलब पहले इस फोटो की, इसकी लंबाई, इसकी मैंने मान लिया कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु की लंबाई, इसको मैंने मान लिया कि ये जो बंदा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
तो कह रहे हैं भैया दो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात जो मिला कितना मिलेगा 1/2। मतलब वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आधी है। तो ये जो मिला इसी को कहेंगे क्या, दर्पण की आवर्धन क्षमता। क्या कहेंगे, दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक, तो ये कंडीशन हमें मिली। या एक रूप में और कहा है, ये भी देख सकते हैं। कहा है किसी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। भाई जो आपने मिरर लिया हुआ है उसके पोल से, उसके ध्रुव से, यहाँ से, ये मान लिया तुम्हारा वस्तु की दूरी है, ये तुम्हारा u है, और प्रतिबिंब मान लो तुम्हें यहाँ मिल रहा है, ये v है। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन पावर। क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन पावर। क्लियर। यहाँ पे कहलाएगा क्या, मैग्निफिकेशन पावर कहलाएगा, आवर्धन क्षमता कहलाएगा। कि भाई जो मैं मिरर लिया हूँ वह मेरे फोटो को मुझसे, मेरे कंपैरिजन में कितना बड़ा कर रहा है या कितना छोटा कर रहा है। कितना, मैग्नीफाई का मतलब होता है आवर्धित करना, फैलाना, बड़ा करना। तो ये कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना बड़ा फोटो दे सकता है, वो जो बताए उसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल स्मॉल m। यही बात देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है। द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द मिरर। इन द सेम वे द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द मिरर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर के लिए हमें एक फार्मूला तो मिल गया v/u, और यही कंसिडरेशन मैं कर लेता हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान लिया o है। o मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के कारण मैंने यहाँ पे ले लिया इसकी लेंथ क्या है, o है। और जो ये इमेज है इसकी लेंथ मैंने ले लिया कितना, कैपिटल I है। तो अब हम मिरर्स के लिए निकालेंगे कि भाई ये इमेज डिस्टेंस स्मॉल v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u है, इमेज लेंथ जो है वो I है और ऑब्जेक्ट लेंथ O है। तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला, m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u। ये फार्मूला मिला मिरर के लिए। तो इसको जानते रहिएगा, ये जो फार्मूला है ये मैग्निफिकेशन पावर किसके लिए है, मिरर के लिए है। ये दिमाग में होना चाहिए कि ये जो फार्मूला मिल रहा है ये मिरर के लिए मिल रहा है, दर्पण के लिए मिला। m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u, ये मिरर के लिए मिला हुआ है। ऐसे भी आप आगे लेंस के लिए पाओगे, लेकिन लेंस के लिए अलग है, ये मिरर के लिए। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब इसी रिलेशन को मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने फिगर में देखिए, या फिगर ऑब्जर्व करो तो फिगर में देखो मैंने कौन सा मिरर लिया हुआ है, एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। एक आपका कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर मैंने लिया हुआ है। और इस कॉनकेव मिरर में आप देखिए पोल, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सब पोल से किधर है, लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
स्मॉल यू से दिखाया हुआ है। इमेज डिस्टेंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल भी से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसको पॉजिटिव ओ से, इमेज नीचे है इसको माइनस आई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप ज़रा देखो तो आपको दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है बी ए पी, दूसरा ट्रायंगल आप देखो तो है बी डैश ए डैश पी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दोनों ट्रायंगल क्लियर हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि हम डिस्कशन करें, कंपैरिजन करें तो देखिए इसका जो एंगल ये है एंगल बी ए पी, ये एंगल इक्वल है एंगल बी डैश ए डैश पी में, पी के, कि ये एंगल इस एंगल की क्या है भाई, इक्वल है। क्यों इक्वल है? 90 डिग्री है। देखो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा एंगल आप देखो, एंगल बी पी ए, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल है एंगल, चाहे आप बी डैश पी ए डैश कहो या ए डैश पी बी डैश कहो, बात तो वही है ना। तो इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? यहाँ पे देखिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फंडा पूरी तरह से वेरीफाई हो रहा है कि ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। और इस कंडीशन में आई इज इक्वल्स टू आर के होता है, तो यहाँ से दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब आगे देखो क्या हो गया। हम लोगों को पता है कि ये दो त्रिभुज हों, दो ट्रायंगल्स हों और दोनों के दो एंगल आपस में इक्वल हों, तो जाहिर सी बात भाई 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों एंगल्स के सम को, तीसरा एंगल जो बचेगा दोनों में वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो जब ऐसे कंडीशन बन जाए कि दो ट्रायंगल्स हैं उनके एंगल्स आपस में इक्वल हैं या दोनों दो एंगल इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। और ये समरूप हैं तो हम लोग समरूपता का नियम जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पता है, इसी को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संगत भुजाओं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का लंब परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, इनका रेशियो मैंने लिया रूल के अकॉर्डिंग। और इस त्रिभुज का बेस क्या है, पी ए, आधार जिसे बोल रहे हैं पी ए, और यहाँ पे क्या है, पी ए डैश, उसका मैंने रेशियो ले लिया। अब सभी की वैल्यूज़ पता है क्या क्या है, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया। देखो क्या मिला, विथ साइन, तो आपको मिलेगा ये कंडीशन। और ऐसा आप जब पा जाओगे तो देखो जो हमें निकालना था वही तो मिल गया। Therefore, the magnification power of the mirror M is equals to I by O is equals to minus V by U। क्लियर? इस तरह से आपका ये वेरिफिकेशन हो गया कि आपका ये जो फार्मूला है ये सही है। ऐसे ही आप चाहो तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूव कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम M की वैल्यू के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हो। M की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कौन सा मिरर यूज़ किया जा रहा है, और M की वैल्यू से ही हम जान जाएंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। दोनों चीज़ें हमें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कैसे, इधर देखते हैं। ये देखिए इसमें यम की वैल्यू के ऊपर साइड डिपेंडेंसी मैंने बनाई हुई है। कंसिडरेशन पहला क्या है, यदि यम की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। देखिए यदि यम की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 से कम हो और पॉजिटिव हो, हाँ यम की वैल्यू क्या है, 1 से कम मिले, कभी 1 से ज़्यादा ना मिले, 1 से बड़ा वैल्यू कभी ना मिले, हमेशा यम की वैल्यू 1 से कम ही मिले, कभी इससे बड़ी ना मिले। तो हमेशा जानते रहिएगा
वो जो मिरर होगा वो आपका कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा। और वहीं पे एक कंसिडरेशन ऐसा है कि यम की वैल्यू 1 के क्या हो? इक्वल हो। तो हमेशा जानते रहिए, हर कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे जिधर भी लेके जाओ, पोल के पास लेके आओ, पोल से दूर करो, हर कंडीशन में यम की वैल्यू 1 मिले तो हमेशा जानते रहिए वो जो मिरर होगा वो आपका होगा क्या? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और वहीं पे यम की वैल्यू यदि 1 से कम हर कंडीशन में मिल रही है तो आप जान जाइए कि वहाँ पे वह क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन बन रही है। यम की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी मिल सकती है, 1 से कम भी मिल सकती है, 1 के बराबर भी मिले और 1 से ज़्यादा भी मिले। मतलब कि यम की वैल्यू में यहाँ पे वेरिएशन दिखाई पड़े। वेरिएशन क्या हो? कभी 1 से ज़्यादा, कभी 1 के बराबर, कभी 1 से कम। तो तुरंत जान जाइए कि यह जो मिरर होगा वह आपका कैसा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर? ये जानते रहिएगा। अगली कंडीशन, यदि यम की वैल्यू तुम्हें क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है तो हमेशा इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ यम इज पॉजिटिव देन द नेचर ऑफ द इमेज विल बी, तो आपको क्या बताना है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वहीं पे यदि यम की वैल्यू क्या है? निगेटिव आती है तो हमेशा इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब यदि यम की वैल्यू धनात्मक आई तो आपका जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा बनेगा। और वहीं पे यम की वैल्यू यदि निगेटिव रहती है तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि उल्टा वास्तविक की पहचान है, सीधा आभासी की पहचान है। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे पढ़ने के लिए। स्फेरिकल मिरर के क्या क्या यूज़ हैं उसको देख लेते हैं, फिर इनको हम कैसे पहचान सकते हैं ये भी, एक तो इसके थ्रू और एक दो तरीके हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। और इस चैप्टर का जो लगभग जो पोर्शन है इसको ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है गोलीय दर्पणों के उपयोग। क्या क्या उपयोग है देख लीजिए। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग में होता है, कि आपका जो कॉनकेव मिरर है इसका उपयोग सेविंग के काम में करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा और उस कंडीशन में कहीं पे कटने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज़ सेविंग में किया जाता है। कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो कान में होने वाले फोड़े फुंसियों को देखने के लिए, या उसमें कुछ पड़ गया है, कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको चेक आउट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। एक यूज़ और भी है कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं, जो डेंटल वर्क करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वे लोग आपके कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं और उससे जो कैविटी वगैरह आपके दांतों में होती है, दांतों में मसूड़ों में हो जाती है, उन सबको चेकआउट कर लेते हैं। वहीं पे आपके स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर ही क्या है? लाइट बीम को एक्सपेंड करना, फैलाना। ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, डाइवर्स करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं? हम स्ट्रीट लाइटों में इसका यूज़ करते हैं। और यह रेयर व्यू मिरर के रूप में भी यूज़ होता है। जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी वाहन हैं, उसमें ड्राइवर के सीट के बगल में आप देखते हैं शीशा लगा रहता है, वो जो मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे आपको अब जो पीछे वाहन आ रही है उसकी छोटी इमेज आपको दिखाई पड़ जाती है। अगला, जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं।
वो भी कौन सा कॉनकेव मिरर? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर जब हम यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण। तो जो पैराबोलिक परवलयाकार जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। इससे ये लाइट बीम को और ज़्यादा कन्वर्स करता है। जितना ज़्यादा कन्वर्स करेगा, कन्वर्स करने का मतलब अभिशयित करना, एक बिंदु पे केंद्रित करना, तो ये जो काम करेगा उससे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंस आप उसमें रखे रहेंगे गर्म करने के लिए, वह क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ये सभी यूज़ हैं आपके स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने उधर पिछले वीडियो में नहीं बताया, लेकिन इसको जानते रहिए। जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई पूछे कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट। ये कंडीशन है, तो इसको जानते रहिएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, किसका? समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं, तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसीलिए तो अभी आप फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इस कंडीशन में हम देखें, अब यहाँ पे अनंत होता है ना, यदि आप अनंत रखोगे तो 1/∞ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से क्या आ गया? हम लोग जानते हैं 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसको इधर भेजोगे, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/v। अब यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस u। मतलब जितनी दूर पर आपका वस्तु होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। अब प्रतिबिंब बाईं ओर रहता है और आपको जो मिलता है, प्रतीक जो होता है वो किधर होता है? दाईं ओर। इसीलिए पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। और v बाई यू, यदि m की वैल्यू आ गई 1, तो जाहिर सी बात जितना बड़ा प्रतिबिंब उतनी बड़ी वस्तु। ये प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। अब आई बात डिटेक्शन की, इनको पहचानने की। तो पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका, पहला तरीका में क्या है? इमेज देखकर। आप क्या करो? इमेज देखो, उनके इमेज देखो। इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे मिरर है। आप मिरर लिए कोई, जो भी मिरर आपको दिया गया वेरिफिकेशन के लिए कि भाई इसको वेरीफाई करो कौन सा मिरर है, तो आपने लिया, आप ऑप्टिकल बेंच पे लगाओ। लगाने के बाद ऑब्जेक्ट रखो। ऑब्जेक्ट रखने के बाद तुम जब मिरर में देखो, ऑब्जर्व करो, तुम्हें इमेज कैसी मिले? सीधी मिले। इमेज सीधा हो, और एक कंडीशन ये भी हो, हमेशा वस्तु से छोटा हो, सीधा हो, इरेक्ट हो, और साइज में हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या हो? छोटा हो। तो तुरंत जान जाओ कि यहाँ पे जो आपने मिरर यूज़ किया है वो कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। हर कंडीशन में यदि यही कंडीशन दे रहा है तो तुरंत जान जाओ कि सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भाई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो कि आप ऑब्जेक्ट रखो और मिरर लगाओ दूसरा वाला, और तुम्हें इमेज मिले सीधा, और कभी मिरर के पास ले जाओ, दूर ले जाओ, और हर कंडीशन में तुम्हें हमेशा इमेज क्या मिले? प्रतिबिंब क्या मिले? वस्तु के बराबर, ऑब्जेक्ट की इक्वल इमेज मिले। तो हमेशा जानते रहिए कि वह जो मिरर होगा वह आपका कैसा है? प्लेन मिरर है।
प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण। और तीसरा कि आप जब तीसरा मिरर लगाओ और तुमसे कहा जाए अब इसको वेरीफाई करो, तो आप क्या करो, उसको देखो, तो तुम्हें कंडीशन क्या मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट तुम दूर रखोगे मिरर से तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि इमेज क्या है, उल्टा है और छोटा है। और जैसे जैसे तुम पास लेकर के आओगे वैसे वैसे इमेज तो कुछ उल्टी ही रहेगी, फिर क्या होगा, उल्टी होते होते लेकिन साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या हो, साइज़ बढ़ती जाए। और एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि एकाएक इमेज क्या हो जाए, सीधी हो जाए। और उस कंडीशन में इमेज क्या हो, बहुत बड़ा हो। तब ये जान जाओ कि यहाँ पे उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, दोनों चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे जो ये मिरर है ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण। क्लियर? इस तरह से आप आराम से मिरर का डिटेक्शन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा मिरर आपने यूज़ किया। ठीक, ये सभी चीज़ें थी आपके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बाय मिरर। मिरर से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने एक एक करके सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। और अब देखा जाए तो यह चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व आउट करने हैं। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। बस 2-3 पॉइंट हैं, आप वो ऐसा कर लेंगे, उस पर मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दूंगा। उसके बाद आप जब करेंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।